आज शुरू करेंगे बेटा हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन देखो, जीओसी में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, यही स्टार्ट किया था ना। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में इस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में देखा था बेटा कि हम लोगों ने पहला पॉइंट इसका क्या हुआ करता था, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट। तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट। अब चौथा हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन एक और बचता है बेचारा गरीब जनता जैसा, क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये इतनी बातें होती थी जिसमें से हम लोग शुरुआत के 3 लोगों को निपटा चुके हैं। एक कौन है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट, इसको निपटा चुके हैं। एक रेजोनेंस इफेक्ट था, इसको निपटा चुके हैं। और जल्दी जल्दी ताजा ताजा भी हम लोगों ने निपटाया है मेसोमेरिक इफेक्ट। आज हम लोग शुरू करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अब सुनना, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादातर तुम्हें देखने को मिलेगा कार्बोकैटायन में, फ्री रेडिकल में, एल्कीन में, और बहुत थोड़ी सी बातें हम लोग कर लेंगे कार्बो एनायन की, बहुत थोड़ी सी, क्योंकि कार्बो एनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन होता नहीं है। बात समझ गए। तुम्हारे सिलेबस में तो बिल्कुल भी नहीं दिया गया है कार्बो एनायन में का हाइपर कॉन्जुगेशन हमें नहीं पढ़ना, लेकिन हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि कार्बो एनायन का हाइपर कॉन्जुगेशन हम करेंगे कैसे। वो बहुत एक्सेप्शनल केस होता है, एक दो में है, बाकी सब में नहीं होता है। आप यही याद रखेंगे कि कार्बो एनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। क्लियर होगी बातें यहां तक। अब पढ़ने चल रहे बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की हम अगर बात करें तो याद रखिएगा, अभी तक जो स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल की हम लोग इंडक्टिव से बताया करते थे, या मेसोमेरिक से बताया करते थे, या रेजोनेंस से बताया करते थे, अब याद रखना कि हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट से आगे चलता है। मैंने क्या कहा, हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट से आगे चलता है। क्लियर होगी बातें यहां तक। आज देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये बेटा कि इस हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या कहा जाता है बेटा, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अच्छा, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहा जाता है बेटा, वजह क्या है। नो बॉन्ड रेजोनेंस हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो, रेजोनेंस हम लोगों ने 5 तरह का पढ़ा है। एक पढ़ा है पॉजिटिव सिंगल डबल, एक पढ़ा है निगेटिव सिंगल डबल, और एक पढ़ा है फ्री रेडिकल सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, और बोलो क्लियर होगी बातें यहां तक। अब इसमें से एक भी तरह का रेजोनेंस इसमें नहीं होता है। समस्या इस बात की है कि रेजोनेंस जब हम इसमें कराते हैं बेटा तो एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसका जो रेजोनेंस है बच्चा, वो हमेशा एग्जिस्ट करता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम लोग कहते हैं बेटा सिग्मा बॉन्ड एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो इसमें डिलोकलाइजेशन किसके किसके बीच होता है, सिग्मा बॉन्ड एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल। इसी सिग्मा बॉन्ड को अगर हम लोग सिग्मा इलेक्ट्रॉन लिख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। बात समझ गए। तो डिलोकलाइजेशन कहाँ संभव है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन और वैकेंट पी ऑर्बिटल। यानी अगर इसकी थ्योरी बनाए तो हम लोग कह सकते हैं बेटा कि डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ
कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड वैकेंट p orbital is called hyperconjugation। बात समझ में आ गया? सिग्मा इलेक्ट्रॉन, कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा इलेक्ट्रॉन और वैकेंट p ऑर्बिटल के बीच जो डिलोकलाइजेशन होता है, इसी डिलोकलाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। इतनी बातें समझ में आ गई? अब देख बेटा, ये हमें ज्यादातर कहां देखने को मिलेगा? इट अराइजेस कहां पर? इन कार्बोकैटायन। कहां हमें देखने को मिलेगा? कार्बोकैटायन। दूसरा बेटा फ्री रेडिकल, दूसरा कहां मिलेगा हमें? फ्री रेडिकल। तीसरा बेटा हमें कहां देखने को मिलता है? एल्कीन में। कहां देखने को मिलता है? एल्कीन में। और ऐसे तो हम लोग कहेंगे, आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, एक और हम लोग लिख लिया करेंगे, क्या? कार्बो एनायंस। बोलो, बात समझ में आ गई यहां तक? बस इतना याद रखना कि इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। बात समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? फिर से एक बार सुनना। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन में हमेशा कॉन्जुगेशन होता कहां है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड वैकेंट p ऑर्बिटल। क्या है बेटा? डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड वैकेंट p ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन का वैकेंट p ऑर्बिटल से जो डिलोकलाइजेशन होगा, यानी जब इलेक्ट्रॉन कूद फांद के वैकेंट p ऑर्बिटल में आता जाता रहेगा, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। ये ज्यादातर हमें कहां कहां देखने को मिलता है? कार्बोकैटायन में, फ्री रेडिकल में, और कहां मिलेगा बेटा? एल्कीन में। क्या हम कार्बो एनायन की कोई बात करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है और होता भी नहीं है। कार्बो एनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन मुश्किल है, एक आध दो को छोड़ दिया जाए। बोल, इतनी बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? जरा देख कैसे हुआ नो बॉन्ड रेजोनेंस। जैसे मान लो बेटा, हमारे पास एक कार्बोकैटायन है, CH सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। अब इस वाले कार्बन पर हमने क्या कर दिया बेटा? प्लस चार्ज। क्लियर होगी बातें यहां तक? देख कैसे रहा होगा। अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाऊं तुम लोगों को, तो जरा ध्यान से देखो। ऑर्बिटल डायग्राम बेटा कुछ इसका ऐसा बनेगा। कार्बन के पास p ऑर्बिटल होता है, तो एक p ऑर्बिटल इधर हुआ, एक p ऑर्बिटल इधर हुआ, एक p ऑर्बिटल इधर हुआ। बताओ, इतनी बातों से सहमत हो सब लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल कौन सा होता है? यस सेल होता है। 1s1 होता है। यानी यहां से हम यस को जोड़ें तो कुछ ऐसा जुड़ा, पहला हाइड्रोजन, ये जुड़ गया हमारा दूसरा हाइड्रोजन, और ये जुड़ गया बेटा हमारा तीसरा हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, दोनों आपस में जुड़ गए। बताओ, इतनी बातों से सब लोग सहमत हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पे बेटा एक इलेक्ट्रॉन किसका आ गया? कार्बन का, और एक इलेक्ट्रॉन किसका आ गया? हाइड्रोजन का। यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन भी जुड़ गया। इतनी बातें सबको समझ में आ रही है? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का आया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आया, यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन आके जुड़ गया। बोलो, इतनी बातों से सब लोग सहमत हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो क्या इधर वाला भी समझ पा रहे हो? कुछ इस जैसा ही स्ट्रक्चर दे रहा होगा। यहाँ पे अगर कार्बन का p ऑर्बिटल बनाए तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ कार्बन का p ऑर्बिटल जुड़े तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। बोलो, इतनी बातें समझ गए? अब सोच बेटा कि यहाँ पर क्या रहा होगा, यहाँ प्लस कैसे डेवलप हुआ, जरा सोचो। अगर मैं यहाँ पे Cl लगा दूं, यहाँ क्या लगा दूं? Cl, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो क्लोरीन क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा तो क्लोरीन पर चार्ज कैसा आया? माइनस, और यहाँ पे चार्ज कौन सा डेवलप हुआ? प्लस। इसका मतलब यहाँ कोई ऐसा ग्रुप रहा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा रही होगी। बोल, बात समझ में आया?
उसने अब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, कार्बन पर कौन सा चार्ज छोड़ के गया? पॉजिटिव चार्ज। इतनी बातों से सब लोग सहमत हो? अच्छा सोच बेटा, जैसे हमने हाइड्रोजन का ऑर्बिटल डायग्राम बनाया वैसे हम यहाँ भी तो ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते थे। इसका मतलब ये जो प्लस चार्ज गया है, ये जो प्लस चार्ज गया है वो कहाँ पे रहा होगा? पी में। कहाँ पे रहा होगा? पी में। बोल, बात समझ में आया? और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया है, इसीलिए इस ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? वैकेंट पी ऑर्बिटल। क्या बोला जाता है? वैकेंट पी ऑर्बिटल। अब तुझे पता है बेटा कि ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। ये भी कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड। ये भी कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड। बोलो, इतनी बातों से सहमत हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने अभी क्या कहा? डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का मतलब बेटा आना जाना, एक बार इस ऑर्बिटल में, एक बार उधर, इधर उधर घूमते रहना चार्ज का या इलेक्ट्रॉन का, इसी को हम क्या कहते हैं? डीलोकलाइजेशन। अब देख मैंने क्या कहा? डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोले तो बेटा कौन सा इलेक्ट्रॉन? देखो सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोले तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है सिग्मा बॉन्ड, इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, लेकिन किसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन के? कार्बन और हाइड्रोजन के। क्या बेटा यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। ये डिलोकलाइज हो रहा है किसके साथ? वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ। देख जरा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बोल भैया, और यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन हुआ। अब बेटा इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन का इस वैकेंट ऑर्बिटल में आना जाना, इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन का इस वैकेंट ऑर्बिटल में घूमना फिरना, इसी को हम क्या कहते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। बोल, इतनी बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसके? कार्बन और हाइड्रोजन के। इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन का वैकेंट पी ऑर्बिटल में ओवरलैप करना, आकर के जुड़ना या इसमें आ जाना, यही क्या कहलाता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे मान लो घर पे दो ही छत है, दो घर बने हुए हैं, दोनों के छत बराबर हैं, बात समझ गए? एक घर में कोई नहीं रहता, एक आपका घर है, आप छत पे अपने बॉल खेल रहे हैं, बॉल मारते समय बॉल चली गई दूसरे छत पे, तुरंत आप अपनी छत से कूद के उस छत पे चले जाते, बॉल लेके चले जाते। बोल, बात समझ? बस ऐसे समझ, इलेक्ट्रॉन सिग्मा होता, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, उसे बगल में पी ऑर्बिटल दिखा खाली, वो कूद के वहां जाना चाहता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह कभी स्थिर, बात समझ गए? तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का वैकेंट जो खाली है उस जगह पर कूद के चले जाना, यही क्या कहलाता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। बोलो, इतनी बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा सोचिए हुआ क्यों, वजह क्या है? देख यहाँ पे चार्ज कैसा है? अच्छा सोच बेटा, अगर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, दुनिया का कोई भी चार्ज हो, एक जगह रुक जाएगा तो बताओ उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। चार्ज अगर एक जगह रुक जाएगा तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी घटेगी। बात समझ गए? यहां देख, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? जैसे ही इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो बताओ ये प्लस चार्ज बेटा यहां से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा कि नहीं होगा? और जैसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? क्योंकि अगर चार्ज एक जगह रुकेगा तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। और चार्ज अगर बंट गया, जैसे मान लो यहाँ पे 100 कूलम का चार्ज है, कितने कूलम का चार्ज है? 100 कूलम। हमने एक बार रेजोनेंस करा दिया, 50 कूलम यहाँ बचा बेटा, 50 कूलम यहाँ आ गया, बताओ चार्ज बंट गया कि नहीं बंट गया? जैसे किसी के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो घर में, और उस कर्जे को, जैसे मान लो 3 भाई हैं, एक भाई के ऊपर 1 लाख रुपए कर्जा आ गया। अब अकेले एक भाई के ऊपर 1 लाख का कर्जा है तो उसके पास वजन भार ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? 3 भाई हैं, तीनों मिलके बांट लिए 25-25, 30-30 हजार, बताओ उसकी स्टेबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई। बस यही समझो कि चार्ज अगर एक जगह रुका रहेगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, और जैसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कुछ इसके पास है, कुछ उसके पास है, कुछ और किसी ने ले लिया, चार्ज बंट गया, और जब चार्ज बंट जाएगा तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बोलो, इतनी बातें समझ गए? फिर से सुन लो, हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या कहा जाता है बेटा? नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्योंकि देखो यहाँ बॉन्ड नहीं है, यहाँ बॉन्ड नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल है,
और क्या कहते हैं इसे, सिग्मा बॉन्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन। यहां पे क्या कहते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। तीसरी बात, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का घूमना, डीलोकलाइज करना, अपनी जगह से हट जाना, किसके थ्रू, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन किसके साथ होगा, वैकेंट पी ऑर्बिटल, इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन कहां कहां मिलता है हमें, कार्बोकैटायन में, फ्री रेडिकल में और एल्कीन में। बोल, बात समझ में आया। हाइपर कॉन्जुगेशन में देखिए ऑर्बिटल पूरी तरह से वैकेंट है वैकेंट। वैकेंट ऑर्बिटल में चार्ज कौन सा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। अब इस इलेक्ट्रॉन का इस तरफ शिफ्ट होना और चार्ज का यहां से शिफ्ट होना, यही क्या कहलाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों कहलाया, क्योंकि यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बना है, इसीलिए इसको और भी क्या कहा जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। बोलो, इतनी बातें समझ गए, जरा इतनी बातों को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन तुम लोगों को समझ में आ गया। आ जाओ जरा एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर तुम्हें बना के हाइपर कॉन्जुगेशन का दिखा देते हैं। उसके बाद अगर स्टेबिलिटी निकालनी है तो तुम्हें रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनाने की जरूरत है, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाओगे तो वहां समय ज्यादा लगेगा। लेकिन एक बार बना के देख लो, मान लो कोई पूछ लिया कैसे होता है, तो क्या बताओगे। देखो, मान लो बेटा मेरे पास एक कंपाउंड है CH2, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे हमने कर दिया CH3, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन बेटा कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, यहां एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। जरा मुझे बताया जाए, इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड। अगर इस कार्बन ने बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, बोल जल्दी, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा बेटा, sp2। बोलो, क्लियर हो गई बातें। इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बताए हैं, मुझे बताया जाए, 4। इसका मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। कल की डेट में उसने आपसे क्वेश्चन कहा कि हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन, किसी कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है किसके किसके बीच, वो कह देगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ sp3 एंड वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ sp2। तो हर तरह से तुम्हें याद रखना है कि कहां से होगा। जरा देखो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3, और इस कार्बन का sp2, मतलब यहाँ पे जो वैकेंट p ऑर्बिटल है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ, sp2, और यहाँ का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा वो बेटा हाइब्रिडाइजेशन किस में जाएगा, sp3 में। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, हालांकि ऐसा पूछता नहीं जल्दी, लेकिन तुम्हें अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि ऐसा भी पूछा जा सकता है। बोल, बात समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देख बेटा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर तुझे समझाता हूं। देख, पहला स्ट्रक्चर हमने बनाने की कोशिश करी, देखो कैसे। यहां से हमने क्या किया बेटा, ध्यान से सुनना, इस इलेक्ट्रॉन को हमने शिफ्ट किया कार्बन पर। किस पर शिफ्ट किया, कार्बन पर। तुम्हें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का खुद का है और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आया, यानी कार्बन पर चार्ज कैसा आया, माइनस, और हाइड्रोजन पर चार्ज कैसा आया, प्लस। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, सब लोग समझ पा रहे हो यहां तक। तो देख बेटा, यहां पे आया माइनस और इस बगल वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज है, प्लस। इस प्लस और माइनस के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो देख स्ट्रक्चर कैसे बना बेटा, H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। यहाँ का पॉजिटिव खत्म हुआ, यहाँ का निगेटिव खत्म हुआ, और एक हाइड्रोजन पर चार्ज कैसा आ गया बेटा, प्लस। बोलो, पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो यहाँ बॉन्ड नहीं है ना, इसीलिए इसे कहा जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस।
बोलो क्लियर हो गई बात यहाँ तक? या ऐसे समझ लो कि जिस ऑर्बिटल से वो रेजोनेट कर रहा है वो ऑर्बिटल वैकेंट है, वहां बॉन्ड नहीं है। बोलो क्लियर हो गई बात यहाँ तक? जरा दूसरा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूं बेटा। देख जिस तरह से मैंने इस हाइड्रोजन के साथ छेड़छाड़ की है, क्या मैं इस हाइड्रोजन के साथ भी कर सकता हूं? बोलो। तो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हुआ? कार्बन की तरफ। तो हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आया? प्लस। अब देख सी ऊपर वाला हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा बेटा, नीचे वाला हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा। इस हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आया? डबल बॉन्ड। और यहाँ पे क्या मिला तुम्हें? सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड से। बोलो क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? सब लोग समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? चल जरा देख, जैसे मैंने इन दोनों हाइड्रोजन के साथ छेड़छाड़ की, क्या इसके साथ भी वही छेड़खानी की जा सकती है? तो देख यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हुआ? कार्बन की तरफ। कार्बन पर चार्ज कैसा आया? माइनस। हाइड्रोजन पर चार्ज कैसा आया? पॉजिटिव। तो देख बेटा एक हाइड्रोजन पहले से रहा, ऊपर वाले हाइड्रोजन को एज इट इज रखेंगे, नीचे वाले पर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड। और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है बेटा? हाइड्रोजन। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका मतलब ये अकेला एक कंपाउंड कितने हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है? 3। बोल बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? और सुनो, स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? स्टेबिलिटी की बात करें अगर बेटा, तो याद रखना स्टेबिलिटी हमेशा होती है मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज प्रोपोर्शनल टू मोर स्टेबल। मैंने क्या लिखा? मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज प्रोपोर्शनल टू मोर स्टेबल। जिसके पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए ऐसे ले लिया CH3+। क्या ले लिया? CH3+। तो बताओ क्या ये कहीं से रेजोनेंस कर पाएगा? नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अरे बेटा देख यहाँ का H तो ऐसे ही हो जाएगा ना, H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। क्या ये आपस का इलेक्ट्रॉन थोड़ी टूटेगा? उसके लिए बगल कार्बन चाहिए, हमें कार्बन का इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन का। तो ये कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करेगा। लेकिन इस कंपाउंड के पास कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हुए? 3। इसका मतलब ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, ये कंपाउंड कम स्टेबल है, क्योंकि इसके पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। और इसके पास कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हुए? 3। मैंने क्या लिखा? मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? देख तुम्हें रेजोनेंस समझ में आया अच्छे से? कैसे मैंने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाया, ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जरा सोच, एक ट्रिक लगा यहाँ पे बेटा। यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमारा एज अ ग्रुप काम कर रहा है। बोल भैया ये कैसा होगा बेटा? एज अ ग्रुप। और तुम्हें पता है कि किसी ग्रुप के बगल का, जस्ट बगल का कार्बन जो होता बेटा, उस कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। बोल बात समझ में आया? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा कार्बन का होना बहुत जरूरी है? ऐसा कहा जा सकता है? हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा कार्बन का होना बहुत जरूरी है। बोल इतनी बातें समझ में आ गया? जरा देख, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हो बेटा, वो चाहे 3 हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, उससे नहीं मतलब है। अल्फा कार्बन से जितना हाइड्रोजन जुड़ा होगा उस हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं बेटा अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। बोल बात समझ में आया? इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि जब मैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना रहा हूं उस समय हमको जरूरत किसकी पड़ रही है? अल्फा हाइड्रोजन की। बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? सब लोग समझ पा रहे हो इस बात को? बोल बेटा 100%। कोई दिक्कत? पक्का? यानी हमको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए जरूरत किसकी पड़ेगी? अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन हम तब पाएंगे जब हमारे पास क्या होगा? अल्फा कार्बन। बोल बात समझ में आया? अब देख यहां पर ये वाला कार्बन कैसा कार्बन हुआ?
अल्फा कार्बन। इसका मतलब ये हाइड्रोजन कैसा हाइड्रोजन हुआ? अल्फा हाइड्रोजन। क्या मुझे बता सकते हो कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास? 3। तो जरा देख, अल्फा हाइड्रोजन है 3, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी कितने बने? 3। बोल, बात समझ में आया? इसका मतलब हमें कह सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन में कहीं ना कहीं अल्फा हाइड्रोजन का रोल है। बोल, बात समझ में आया? और जिस कंपाउंड के पास जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उस कंपाउंड का हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतना ही बनेगा जितना उसके पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। बोल, बात समझ में आया? फिर से सुन लो, इस कार्बन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो हम इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं? एज अ ग्रुप। तो किसी भी ग्रुप के बगल का, जस्ट बगल का कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को क्या कहते हैं बेटा? अल्फा हाइड्रोजन। इस कंपाउंड ने कुल कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाए हैं? 3। जरा देख, अल्फा कार्बन के पास कुल कितना एच है? 3। बोल, बात समझ में आया? इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किस पर डिपेंड करता है? अल्फा हाइड्रोजन के। करता है कि नहीं करता? अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। कि जिस कंपाउंड के पास जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उस कंपाउंड के पास उतना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा। बोल, बात समझ में आया? जैसे देख एक कंपाउंड और लेते, मैं इसको हटा रहा हूं। देख बेटा, एक कंपाउंड और ले लें। तो जैसे मान लो हमारे पास है CH, यहां पे हमने प्लस कर दिया बेटा, CH3 और CH3। बोलो, बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? देखो, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो मैं इस कार्बन को एज अ ग्रुप ट्रीट कर ले रहा हूं। तो देखो, इसके बगल ये वाला कार्बन कैसा कार्बन हुआ? इसके जस्ट बगल, जस्ट लगा हुआ कार्बन कैसा कार्बन हुआ? बोल भैया। अब इस अल्फा कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा है? और इस अल्फा कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा? 3। यानी इस कंपाउंड के पास कुल कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए बेटा? 6। तो इसके पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी कितने होंगे? 6। और इस कंपाउंड के पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हैं? 3। हमने कहा कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। बोल, बात समझ में आया? तो मुझे बताया जाए, ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा? ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। यानी कुल मिला जुला के हमको इस बात पर फोकस करनी है कि जिस कंपाउंड का हाइपर कॉन्जुगेशन हम देख रहे हैं, पहले ये चेक करें कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। बोलो, क्लियर हो गई बातें यहां तक? अब अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। क्या इतनी बातें समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। 100% बेटा। और हाइपर क्यों क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना उसका क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा। और अभी मैंने आपको बताया कि मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। जिस कंपाउंड के पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। बोल, बात समझ गए? तो जरा इस बात को नोट करें बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो। हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेट को हम किस तरीके से अपने कंपाउंड में कंसीडर कर सकते हैं, या हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरह से हमारे कंपाउंड को स्टेबल करता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ। कोई लिखेगा नहीं, सुनिए ध्यान से। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखते हैं बेटा।
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अच्छा बेटा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं किस तरीके से हम स्टेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन is proportional to number of hyperconjugative structure। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या कहा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, यानी जिस कार्बोकैटायन के पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर हो गई बातें यहाँ तक। अब बात आती है सर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे निकालो, तो जरा उसकी बात समझना बेटा। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव structure is proportional to number of alpha hydrogen present in the compound। जिस कंपाउंड की तुम स्टेबिलिटी निकाल रहे हो, सबसे पहले ये देखो कि उस कंपाउंड में कुल कितने अल्फा हाइड्रोजन है। जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतना ज्यादा होगा। समझ में आई बात। चलो एक एग्जांपल लेते बेटा। एग्जांपल क्या है देखो, एग्जांपल हमारे सामने आया कुछ इस जैसा। हमने ले लिया CH3 पर पॉजिटिव चार्ज, हमने ले लिया CH3 CH2 पॉजिटिव, फिर हमने लिया CH3 CH3 पॉजिटिव, फिर हमने ले लिया CH3 CH3 पॉजिटिव चार्ज। देखो सब लोग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार समझो, ये कंपाउंड A, ये B, ये C और ये D। जरा ध्यान से देखा जाए बेटा, तो इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन। क्या कहते हैं? प्राइमरी। देखो जिस कार्बन पर प्लस है उसके बगल वाले कार्बन पर केवल एक कार्बन जुड़ी, यानी उसके साथ केवल एक कार्बन अटैच है, यानी एक एल्किल ग्रुप अटैच है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उससे डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 2। इसका मतलब ये कौन सा हुआ बेटा? सेकेंडरी। और जिस पर पॉजिटिव है उससे डायरेक्टली 3 जुड़े हुए हैं, इसलिए कैसा हुआ? बोलो, इतनी बातें समझ गए। हम इसे भी कैसे ट्रीट करते हैं? एज अ प्राइमरी ट्रीट किया जाता है। क्लियर हो गई बातें? अब सुनना जरा ध्यान से। बताओ बेटा, इसके पास कितने अल्फा कार्बन है? एक भी नहीं। इसके पास अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है? 0। तो जब अल्फा कार्बन नहीं है तो क्या अल्फा हाइड्रोजन होगा? कितनी हो गई? 0। क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? देखो यहाँ पर बेटा कार्बन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। बताओ इस कार्बन के पास कितने अल्फा कार्बन है? 1 है। ये वाला कार्बन कैसा हुआ? अल्फा कार्बन हुआ, यानी इसके पास अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है? 1। तो बताओ इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। यानी इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई? 3। इधर आ जा बेटा, यहाँ कितने अल्फा कार्बन है? 2। तो अल्फा कार्बन कितने हुए बेटा? 2। कोई बताएगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन? 6 हुए बेटा। कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 6। यहाँ पर अल्फा कार्बन की संख्या 3, तो अल्फा कार्बन कितने हुए बेटा? 3। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई? 9। बोलो इतनी बातें सब लोग समझ पाए या नहीं, ये बताओ पहले। हमको पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर।
अब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। किस कंपाउंड के पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतना। बता बेटा, यहां नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने होंगे? 0। यहां पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने होंगे बेटा? 3। यहां पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने होंगे? 6। यहां पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने होंगे बेटा? 9 होंगे। बोलो सहमत हो सब लोग यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसके पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा है? डी के पास। तो जिसके पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब याद करो, इसी को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से भी बनाए थे, याद आ रहा है? ये वाला बेटा कैसा इफेक्ट देता था बताओ? प्लस आई। कैसा इफेक्ट देता था? ये दोनों भी कैसे इफेक्ट देते हैं? प्लस आई। ये भी कैसा इफेक्ट देगा? प्लस आई। याद आया? ये भी कैसा इफेक्ट देगा? प्लस आई। ये भी कैसा इफेक्ट देगा? प्लस आई। और ये भी कैसा इफेक्ट देगा? प्लस आई। याद आ रहा कुछ? याद करो, उस समय हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसके पास जितना ज्यादा प्लस आई है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर घट रही है तो इसको ऐसा ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन दे सके इसको। और तुम्हें पता है कि जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कुछ याद आया? पक्का? तो यानी इसकी स्टेबिलिटी हम इंडक्टिव इफेक्ट से भी बता सकते हैं। बोलो बात समझ गए? लेकिन याद रखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या आपसे कहा था कि कहीं पर इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन आने लगे तो आप किसके साथ चलिएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ। किसके साथ चलना बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ। बोलो इतनी बातें समझ गए? अब अगर मुझे कहा जाए कि इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाइए, तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? डी। उसके बाद बेटा सी। उसके बाद बोलो डी, बी। उसके बाद ए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल डी, फिर सी, फिर बी और फिर ए। क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? जरा इतनी बातों को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। का कुछ क्वेश्चंस देते हैं, जरा कोशिश करिए, देखिए आप निकाल पाते हैं या नहीं। पक्का? चलो देखते हैं। आप हमारे पास एक क्वेश्चन आया बेटा। क्वेश्चन कुछ इस जैसा है। CH3 पॉजिटिव चार्ज। दूसरा हम लोगों ने बनाया CH2 पॉजिटिव चार्ज। तीसरा हम लोगों ने बनाया CH3 पॉजिटिव चार्ज। चौथा हम लोगों ने बना लिया पॉजिटिव चार्ज। ये हुआ डी, ये हुआ सी, ये हुआ बी और ये हुआ ए। चलिए ट्राई करेंगे आप? निकालो जरा स्टेबिलिटी कैसे निकालते हो, हम भी जरा देखें। चलिए ट्राई करिए। आज बेटा मैं बनाता हूं। देखो यहां पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन। बताओ इसके पास अल्फा कार्बन कितने हैं? 2। अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए बेटा? 6। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना हुआ? 6। आ जाओ बी में। यहां पर देखो ये प्लस है, तो केवल यही एक अकेला कार्बन ऐसा है जो अल्फा कार्बन है। बस समझ गए? अब देखो जरा ध्यान से, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? एक बॉन्ड ऊपर बना, एक बॉन्ड इधर बना, एक बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड बनाए हैं। कार्बन कुल कितने बॉन्ड बनाता है? 4। इसका मतलब बेटा यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा। बोलो बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब देखो ये वाला कार्बन कैसा हुआ? अल्फा कार्बन, यानी इसके पास अल्फा कार्बन की संख्या कितनी हुई? 1। और अल्फा हाइड्रोजन की भी संख्या कितनी हुई? 1।
याद रखना ये बगल वाले कार्बन अल्फा नहीं है, बस समझ गए। आगे आओ, इस कार्बन पर पॉजिटिव है तो एक ये हो गया अल्फा कार्बन, बोल बेटा, और एक ये वाला अल्फा कार्बन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, समझ गए। तो बताओ इसके पास अल्फा कार्बन कितने हुए, अल्फा कार्बन की संख्या इसके पास कितनी हो गई, 2। अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए बेटा, 4 हुए। जरा देखो यहाँ पे हमने एक ग्रुप बढ़ा दिया, इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि यहाँ और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन बराबर आ रहे थे, अभी मैं उसको बाद में बताऊंगा। यहाँ एक ग्रुप बढ़ा दिया, देखो इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव है तो ये बगल में देखो एक कार्बन ये है, ये हो गया अल्फा कार्बन, और ये वाला बगल में कार्बन है बेटा, ये हो गया अल्फा कार्बन। देखो ये अल्फा नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट इससे नहीं जुड़ा है, जो प्लस से डायरेक्ट अटैच होगा वही कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। तो बताओ इसके पास अल्फा कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 2, और अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई बेटा, 3 हो गई। देखो कैसे, इस कार्बन के पास एक बॉन्ड इधर बना, एक बॉन्ड इधर बना, मतलब 2 की कमी है, यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ होगा। इस कार्बन के पास बेटा एक बॉन्ड इधर बना, एक बॉन्ड इधर बना, एक बॉन्ड इधर बना, 3 बॉन्ड बन गए, यानी 1 की कमी होगी, 1 की कमी हुई तो यहाँ एक अल्फा हाइड्रोजन, तो 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, बोल भैया 3। यहाँ बता बेटा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने होंगे, 1। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने होंगे, 4। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हुए बच्चा, 3। सब लोग समझ पाए। मैंने अभी क्या बताया था कि मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। बोल, बात समझ में आया। बता सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसके पास है, ए के पास, तो ए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। उसके बाद बेटा सी आ गया क्योंकि सी के पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हैं, 4। उसके बाद कौन आ गया, बोलो डी आ गया, और डी के बाद कौन आया, नहीं डी के बाद कौन आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा। बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का 100% सबका सही है, बोल बेटा। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम, एक क्वेश्चन और करा देते हैं। देखो कौन सा क्वेश्चन है, तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें, कर सकते हो आसानी से। देखो एक क्वेश्चन हमारे पास आया बेटा कुछ इस जैसा, ये सी, ये बी और ये ए। चलिए जरा ट्राई करिए बेटा आप लोग, देखो कर पाते हो या नहीं। करें कंपाउंड ए की, तो देखो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। देखो ये हुआ अल्फा कार्बन और ये हुआ अल्फा कार्बन, तो कितने अल्फा कार्बन हुए इसके पास, 2 अल्फा कार्बन हुए। बताओ इस कार्बन ने कितने बॉन्ड अभी बना रखे हैं, एक इधर और एक इधर, मतलब 2 बॉन्ड की कमी है, यानी बेटा 2 हाइड्रोजन यहाँ पर होगा। सेम उसी तरीके से 2 हाइड्रोजन यहाँ होगा, बोल भाई। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 4। तो बेटा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना होगा, 4। बोलो क्लियर होगी बातें यहाँ तक। आओ जरा इसके पास चलते बेटा। बताओ इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं, केवल एक यही वाला कार्बन जुड़ा है। इसके पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यानी यहाँ पर हम कहें तो अल्फा कार्बन कितने हुए बेटा, 1, और अल्फा हाइड्रोजन कितना हुआ, 1, और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना हुआ, 1। आइए जरा इनसे मिलते हैं, इनसे डायरेक्ट कितने लोग जुड़े हैं, 3। एक ये कार्बन, एक ये कार्बन और एक ये रिंग का कार्बन। देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, कितने हो गए, 6, और एक हाइड्रोजन यहाँ होगा 7। यानी इसके पास अल्फा कार्बन की संख्या कितनी हुई, 3, और अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई बेटा, 7, यानी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना हुआ, 7। आइए जरा इनसे मिलते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये वाला कार्बन अल्फा हुआ, ये वाला कार्बन अल्फा हुआ, और ये वाला कार्बन अल्फा हुआ। बोलो बात समझ गए। ये CH3 है,
अगर यहाँ मैं कार्बन मान लूं तो यहाँ कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, 3 हाइड्रोजन, और इसे कार्बन माना जाए तो यहाँ कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, 3 हाइड्रोजन। बोल बात समझ में आया। देख इस वाले कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बनाया है, एक बॉन्ड इधर बनाया है, कितने की कमी है अभी, यानी इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होगा। सहमत हो। देखो देखो ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन हुआ, अल्फा, ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन हुआ, अल्फा, ये वाला भी कौन सा कार्बन हुआ, अल्फा। तो बताओ इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3। तो इसके पास कितने हैं, 3, 3 और 3 कितने हो गए बेटा, 6। और इसके पास कितने हैं, 2, 6 और 2 कितने होते हैं, 9 होते हैं, 8 होते हैं, 6 और 2 कितने हो गए, 8 हुए। यानी इसके पास अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है बेटा, 3। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 8। यानी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना होगा, 8। बोलो बात समझ में आया। हम लोगों ने पढ़ा है कि जिसके पास जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी। सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसके पास है, डी के पास है। उसके बाद बेटा सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी। स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ में आया, बोलो समझ गए बच्चा, खुशी समझ में आया बेटा, क्लियर हो गई बातें। एक क्वेश्चन और लिखता हूं, जरा उसको सॉल्व करो। देखो ए बी सी, ट्राई करो बेटा, इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। यहाँ पे बेटा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ देखो कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है। बताओ इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, 3 हाइड्रोजन। इसके साथ भी बेटा 3 हाइड्रोजन। बताओ ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन हुआ, ये भी अल्फा कार्बन हुआ। तो बताओ इसके पास अल्फा कार्बन की संख्या कितनी हुई, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना हुआ बेटा, 6। क्लियर हो गई बातें यहाँ तक। आओ देखो जरा, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यानी ये वाला कार्बन कैसा कार्बन हो जाएगा, अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे बेटा, 3 हाइड्रोजन, क्योंकि CH3 ग्रुप लगा है। यहाँ पर ये वाला कार्बन अल्फा हुआ, यहाँ कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं, 2 हाइड्रोजन। यानी इसके पास अल्फा कार्बन की संख्या कितनी हुई, 2। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई बेटा, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 5। आइए जरा इनसे मिल लें। यहाँ पे ये वाला कार्बन अल्फा है, ये वाला कार्बन अल्फा है, ये वाला कार्बन अल्फा है। सहमत हो सब लोग। और यहाँ पे कितने कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे बेटा, 3 हाइड्रोजन। यानी अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है, 3। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी बेटा, 9। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने होंगे बेटा, 9। क्लियर हो गई बातें यहाँ तक। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ बताओ, सी सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। उसके बाद ए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास हाइपर कॉन्जुगेटिव 6 है और इसके पास कितने हैं, 5 है। उसके बाद कौन आया बेटा, बी। बोलो इतनी बातें समझ में आई, सबका सही है, कोई दिक्कत, कोई ऐसा है जिसका ना सही हो। तो क्या हम ये मान लें कि आप कार्बोकैटायन का हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, बोल बेटा। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं फ्री रेडिकल की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग आप लगाएंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, आ जाओ बेटा। सबसे पहली चीज तो ये जानो कि फ्री रेडिकल होता क्या है। देख बेटा, हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बेटा फ्री है। और तुम्हें पता है कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना किया हो, फ्री फॉर्म में हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का फ्री होना अति आवश्यक है, तभी हम उसे फ्री रेडिकल कह सकते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसे डाया रेडिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक टॉपिक इसमें पढ़ेंगे हम लोग, कार्बीन। कार्बीन में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। फिलहाल वहां जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। अब देख बेटा, यहां पर
एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। बोलो बात समझ गया। अब जरा हम करते क्या है बेटा, इस जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है उसे हम कार्बन को दे देते हैं और जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसे किसे दे देते हैं, हाइड्रोजन को। तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या आया, देखना जरा ध्यान से। यहाँ पर H फ्री हुआ बेटा, उस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ रहा, एक हाइड्रोजन यहाँ रहा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा फ्री। और यहाँ पर जरा ध्यान दो तो इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही फ्री है और यहाँ पे बेटा दो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। बोल इतनी बातें समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन फ्री, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन फ्री, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या बना लेंगे बेटा, बॉन्ड बना लेंगे। तो बताओ पहला हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। जरा दूसरा देख बेटा, दूसरा देख, हमने जिस तरह की छेड़खानी इस हाइड्रोजन के साथ की है, क्या वही छेड़खानी इस हाइड्रोजन के साथ कर सकते हैं। बोल यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा इसे हमने किसे दे दिया, कार्बन को, और ये वाला इलेक्ट्रॉन हमने किसे दे दिया, हाइड्रोजन को। तो देख दूसरा क्या बना बेटा, H पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। यहाँ है बेटा कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक हाइड्रोजन नीचे है, और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, C से क्या जुड़ा हुआ है बेटा, CH2, दो हाइड्रोजन जुड़े हुए। समझ में आई बातें यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। जरा तीसरा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते, देखते बन पाता है या नहीं बन पाता। देख जो छेड़खानी मैंने यहाँ करी है वही इसके साथ कर सकता हूँ। बोल बेटा, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन किसे दिया जा सकता है, कार्बन को, और ये इलेक्ट्रॉन किसे दिया जा सकता है, हाइड्रोजन को। तो देख तीसरा स्ट्रक्चर क्या बन गया हमारे पास, तीसरा स्ट्रक्चर बना H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। बोलो बात समझ में आया। अब जरा ध्यान से सुनना, जहां पर फ्री रेडिकल है उसके जस्ट बगल का कार्बन कौन सा कार्बन कहलाता है, अल्फा कार्बन। क्या कहलाता है, और अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या बेटा मैं ये कह सकता हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ऐसा कहा जा सकता है। बोल बेटा, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि देख कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बने, 3 बने। अच्छा, अब ये जो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, ये किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर। यानी जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। पहले मुझे बताओ फ्री रेडिकल का नो बॉन्ड रेजोनेंस समझ में आया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का 100%। स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करी, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ, यानी कुल मिला जुला के हमें फोकस किसके ऊपर करना है, अल्फा हाइड्रोजन के पास। जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। बोलो इतनी बातें समझ गए, जरा इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। आया कुछ इस जैसा, यहां हमने ले लिया बेटा CH3 पर फ्री रेडिकल, यहां हमने ले लिया CH3 CH2 पर फ्री रेडिकल, यहां हमने ले लिया CH3 CH और CH3 पर फ्री रेडिकल यहाँ पे, फिर हमने ले लिया CH3 C CH3 CH3 पर फ्री रेडिकल। ये हुआ कंपाउंड D, ये हुआ C, ये हुआ B, ये हुआ A। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। आ जाओ जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, इससे 3, यानी ये कैसा हुआ बेटा, टर्सरी फ्री रेडिकल हुआ। ये कैसा हुआ, सेकेंडरी फ्री रेडिकल हुआ। ये कैसा हुआ, प्राइमरी फ्री रेडिकल। इसे भी हम कैसे ट्रीट करते हैं, प्राइमरी। इतनी बातें समझ गए सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो मुझे बताया जाए, इसके पास बेटा अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है, 0, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 0।
यहाँ अल्फा कार्बन की संख्या 1, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3, और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे इसके पास? 3 हो जाएंगे। यहाँ अल्फा कार्बन 2, अल्फा हाइड्रोजन बेटा 6 हो जाएंगे। देखो 3 यहाँ है, 3 यहाँ, टोटल कितने हो गए? 6। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 6। यहाँ अल्फा कार्बन की संख्या 3, देखो अल्फा अल्फा अल्फा, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन बेटा 9। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे? 9। बोलो इतनी बातें सबकी समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? चलो मुझे बताया जाए, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसके पास सबसे ज्यादा है? डी के पास। फिर उसके बाद बेटा सी, फिर उसके बाद बोलो बी, फिर लास्ट में कौन आएगा? ए। बोलो क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल, क्या कहा जा सकता है बेटा? इन केस ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल, हमेशा स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा बेटा, वो होता है CH3, उससे ज्यादा हो जाएगा प्राइमरी, उससे ज्यादा सेकेंडरी, और उससे ज्यादा टर्सरी। 1 2 3 हो जाएगा। और ये किसके केस में हो गया? कार्बोकैटायन। और फ्री रेडिकल में ले लें तो CH3 फ्री रेडिकल, उससे ज्यादा प्राइमरी, उससे ज्यादा सेकेंडरी, और उससे ज्यादा टर्सरी। क्लियर हो गई बात? जरा नोट करो, फिर फटाफट नोट करो बेटा, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देख बेटा, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, इसके पास अल्फा कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 2। अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए बेटा? 6। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना हुआ? 6। चलो यहाँ देखो, एक अल्फा ये हुआ, एक अल्फा ये हुआ, एक अल्फा ये हुआ, यानी अल्फा कार्बन की संख्या कितनी हुई? 3। अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए बेटा? 9 हो गए। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हुए? 9। यहाँ जरा देखो, एक ये अल्फा हुआ, एक ये अल्फा हुआ, यानी अल्फा कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 2। अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए बेटा? 3 यहाँ है, 2 यहाँ, कितने हो गए? 5। और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हुए? 5। इतनी बातें समझ में आ गई सबको? चलो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसके पास है? बी के पास। तो बी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। फिर कौन आएगा बेटा? ए आ जाएगा। और लास्ट में कौन चला गया? सी। क्या आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक स्ट्रक्चर, एक क्वेश्चन और कराते बेटा, देखो आ जाओ। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस जैसा आया, उस पे अल्फा हाइड्रोजन 1 है, बेटा इसे, इस कार्बन पर फ्री रेडिकल है, तो देखो ये वाला कार्बन अल्फा हुआ और ये वाला कार्बन बेटा अल्फा हुआ, यानी इसके पास अल्फा कार्बन कितने हैं? 2। बताओ बेटा अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे इसके पास? 4।
हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे 4। देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे खुशी समझ पा रहे हो बेटा। यहाँ देखो ये हो गया हमारा फ्री रेडिकल, तो एक अल्फा कार्बन ये हुआ बेटा और एक अल्फा कार्बन ये हुआ। तो बताओ अल्फा कार्बन कितने हुए इसमें 2, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा 3, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा। देखो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, एक इधर 2 की कमी है तो 2 हाइड्रोजन हो गया। एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा बेटा, देखो 1 2 3 बॉन्ड बना है, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, तो कुल 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो गए बेटा यहाँ पे 3। यहाँ देखो, यहाँ पर देखो ये वाला कार्बन हमारा क्या हो गया अल्फा, ये वाला कार्बन क्या हो गया अल्फा, ये वाला कार्बन भी क्या हो गया अल्फा। तो यहाँ देखो CH3 होगा तो 3 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7, यानी अल्फा कार्बन कितने हुए 3, अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए बेटा 7, और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना हुआ लल्ला 7। क्लियर हो गई बातें यहाँ तक। जरा आओ इसके पास, यहाँ अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है 1, केवल यही कार्बन अल्फा है, और इसके पास कितने हाइड्रोजन हैं, अल्फा हाइड्रोजन कितना हुआ इसके पास, यानी इसके पास बेटा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना हुआ, बोलो बातें समझ में आ गई। आओ सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसके पास है, सी के पास, तो सी की स्टेबिलिटी सबसे, उसके बाद किसके पास है बेटा ए के पास, उसके बाद किसके पास है बी के पास, और सबसे पीछे कौन चला गया डी चला गया। बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर सबकी समझ में आया, सही था सबका, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा यहाँ तक। एक क्वेश्चन और करता हूं, देखो एक क्वेश्चन और हम आपको देते हैं, जरा आप सॉल्व करने ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। बताओ ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन अल्फा है, यानी इसके पास बेटा अल्फा कार्बन कितने हुए 2, अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए 4, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना हुआ बेटा 4। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक सब लोग समझ पा रहे हो। आओ बताओ ये कार्बन अल्फा, सहमत हो, बोल भाई, ये कार्बन अल्फा और ये वाला कार्बन अल्फा बेटा, यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे 3, यहाँ कितने होंगे 3 और 3 कितने हुए बेटा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, यानी इसके पास अल्फा कार्बन की संख्या, अल्फा हाइड्रोजन 7 बेटा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हुए 7। क्लियर हो गई बातें यहाँ तक। मुझे बताया जाए ये कार्बन अल्फा, बोल भाई, और ये वाला कार्बन अल्फा, क्या ये अल्फा होगा, क्या ये अल्फा होगा, क्या ये अल्फा होगा, कोई नहीं हो सकता है। मुझे बताया जाए बेटा इसके पास अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है 2, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा इसके पास, देखो ये तो CH3 होगा ना यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन तो है नहीं, तो यही का केवल हाइड्रोजन होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए इसके पास 3, और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हुए बेटा इसके पास, बोलो 3। मुझे बताया जाए क्या ये कार्बन अल्फा है, बोल बेटा क्या ये अल्फा होगा, क्या ये अल्फा होगा, नहीं हो सकता, यानी इसके पास अल्फा कार्बन कितने हैं 1, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास, बोलो, देखो एक बॉन्ड ऊपर बना, एक बॉन्ड इधर बना, एक इधर, तो 3 बॉन्ड कार्बन ने बना लिए है, एक बचा है, यानी अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, यानी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी कितने हैं बेटा 1। सहमत हो। मुझे बताया जाए सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें है, यानी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी, उसके बाद बेटा कौन आएगा ए आ जाएगा, उसके बाद कौन आएगा सी, उसके बाद कौन आएगा डी हो जाएगा। बोल क्लियर हो गई बातें यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का सबका सही है, कोई बंधु ऐसा बैठा जिसका गलत हो, बोल बेटा। चल आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन और देते हैं, यही लास्ट क्वेश्चन है हमारे फ्री रेडिकल का। यहाँ पे बेटा इस वाले कार्बन पर फ्री रेडिकल है, तो केवल यही एक कार्बन हमारा अल्फा हुआ, क्या ये अल्फा होगा, ये होगा, ये होगा, बताओ इसके पास अल्फा कार्बन कितने हैं बेटा 1 है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, बोलो 1 नहीं है, ये 3 के तीनों क्या है कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 0, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना हुआ 0। यहां आ जा बेटा, ये कार्बन अल्फा होगा, ये कार्बन अल्फा होगा, ये कार्बन अल्फा होगा, बताओ क्लियर है बातें यहां तक। कितने अल्फा कार्बन हुए इसके पास 3,
अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए हैं बेटा? 9। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना हुआ इसके पास? 9। जरा यहां आ जाओ, क्या ये कार्बन अल्फा है? ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन अल्फा है। बताओ इसके पास अल्फा कार्बन कितने हुए? 3। अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए बेटा इसके पास? 7। देखो 3 और 3 6 और एक यहां होगा 7। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना हुआ इसके पास? 7। बोलो क्लियर हो गई बातें यहां तक? सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बी में, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद एक स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। बोलो इतनी बातें समझ में? क्या सबका सही है? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लगाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। नेक्स्ट हेडिंग हमारा आ गया हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। क्लियर हो गई बातें बेटा? देखो हमारे पास एक कंपाउंड कुछ इस जैसा आया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। कंपाउंड हमारे पास आया बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। सब लोग सहमत हो यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? क्लियर हो गई बातें? एल्कीन सबकी समझ में आ रहा? देखो सबसे पहले मैं इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना करके दिखा रहा हूं बनता कैसे। ये बेटा एल्कीन है, ये क्या है? ये एज अ कैसे ट्रीट करेंगे हम इसे? ग्रुप की तरह से। कैसे? तो बताओ ग्रुप के बगल का कार्बन ये कैसा कार्बन हुआ बेटा? और ये वाला हाइड्रोजन हमारा कैसा हो जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। बताओ इतनी बात तो अब सब लोग समझ ही गए होंगे। क्लियर हो गई बातें बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? और जरा देखो अगर हम इसके साथ कुछ छेड़खानी इस जैसी करें तो देख यहां पर ये इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन होगा। यहां से बेटा इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हम इधर शिफ्ट करें। सब लोग समझ पा रहे हैं? जिस पर इलेक्ट्रॉन गया उस पर चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव चार्ज। इस बात को समझते हो नहीं समझते हो? जिस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर चार्ज कैसा आ गया? पहले सही बैठो तुम, ठिया लगा लिए हो। है? जिस पर इलेक्ट्रॉन गया उस पर चार्ज कैसा आया? नेगेटिव चार्ज। और जहां से गया उस पर कैसा आ गया? यानी इस वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज आया और इस वाले कार्बन पर बेटा? बोलो सहमत हो सब लोग? जरा ध्यान से देखा जाए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन, बोल बेटा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम शिफ्ट कर दे कार्बन पर तो कार्बन पर चार्ज कैसा आया? और यहां पर बेटा बोलो सहमत हो सब लोग? जरा ध्यान से देखना, मैं बनाने चल रहा हूं। यहां से एक हाइड्रोजन मैंने निकाला, कितने बचे बेटा? 2 हाइड्रोजन। तो हमने यहाँ पे किया H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पे हमने क्या लिया? H प्लस। क्लियर हो गई बातें बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ माइनस चार्ज आया, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस मिलके क्या बनाया? बॉन्ड बना लिया। तो इस कार्बन और बीच वाले कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड। बोलो सहमत हो सब लोग? अब जरा ध्यान से देखना, इधर वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए थे? 2। एक हमने ब्रेक कर दिया, कितना बचा? एक सिंगल बॉन्ड बचा बेटा। और यहाँ CH2 पर चार्ज कैसा आ गया? बताओ मुझे, आपको रेजोनेंस समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? 100%। देख बेटा दूसरा स्ट्रक्चर मैं इससे बनाने चल रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। जो छेड़खानी मैंने इस हाइड्रोजन के साथ की है वही मैं इसके साथ कर सकता हूं। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? H पर प्लस C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। कोई दिक्कत तो नहीं? ध्यान देना इस बात को, यहां से हाइड्रोजन निकल के बाहर नहीं जाएगा। पहले बताओ इस कंपाउंड पर पहले कोई चार्ज था? नहीं था। क्या इस कंपाउंड पर कोई चार्ज है? नहीं है।
यहाँ H प्लस है, यहाँ CH2 माइनस है, दोनों मिलके क्या बना लिए, न्यूट्रल। चार्ज तब आएगा जब हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाए। बोल बात पकड़ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा स्ट्रक्चर समझ गया बेटा, सबकी समझ में आया, कोई समस्या यहाँ तक, आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर देखो, जैसे मैंने इन दोनों के साथ छेड़छाड़ करी वैसे इसके साथ कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर देख बेटा क्या बना, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे मुझे क्या मिला, H पे प्लस, और डबल बॉन्ड से मुझे क्या मिला, CH, और सिंगल बॉन्ड से मुझे क्या मिल गया बेटा, CH2 माइनस। बोलो क्लियर हो गई बातें। जरा ध्यान से देख, तो ये भी स्ट्रक्चर किस पर डिपेंड कर रहा है, अल्फा हाइड्रोजन पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, यानी कुल मिला जुला के हमको फोकस किस पे बना के चलना है, अल्फा हाइड्रोजन पर। बोल क्लियर हो गई बातें। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। जिसके पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। बताओ क्या इतनी बातें समझ में आई। यानी हमको फोकस किस पे बना के रखना है, अल्फा हाइड्रोजन पर। बोलो क्लियर हो गई बातें यहाँ तक। एल्कीन का रेजोनेंस समझ, नो बॉन्ड रेजोनेंस समझ में आया सबको 100%। कोई ऐसा है जिसको बेटा ये एल्कीन का नो बॉन्ड रेजोनेंस ना समझ में आया हो, बोल बच्चा समझ में आया, सीरियस समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। इधर लड़कों में समझ में आ गया बच्चा सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। जरा इतनी बात को नोट करो फिर आगे बढ़ते बच्चा, नोट करिए जरा इतनी बातों को, नोट करो नोट करो नोट करो। चले आगे, बोल बच्चा। आज क्वेश्चन करते हैं बेटा, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है। आओ, हमारे पास एक क्वेश्चन कुछ इस जैसा है बेटा, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अभी लिखना मत बच्चा। दूसरा कंपाउंड हमारे पास आया सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H। तीसरा कंपाउंड हमारे पास आया बेटा सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ये हमारे पास तीन कंपाउंड आ गए बेटा। एक कंपाउंड हमारा क्या हो गया, A, दूसरा क्या मान लिया बेटा हमने, B, और तीसरा क्या मान लिया हमने, C। बोलो सहमत हो यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी इसी में एक कंपाउंड में और बढ़ाऊंगा, पहले इसको देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। देख बेटा, ये इतना हिस्सा हमारा ग्रुप हो गया। अब इससे देखो, एक कार्बन ये अल्फा, एक कार्बन ये अल्फा, एक कार्बन ये अल्फा, एक कार्बन ये अल्फा, इसके पास कुल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या ये बात आपकी समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। सॉरी 4 अल्फा कार्बन है इसके पास, इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा। पक्का मुझे बताया जाए, 3 3 6 3 9 3 12 इसके पास अल्फा, चलो अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है बेटा, 4, अल्फा हाइड्रोजन 12 12 हो गए, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी कितने होंगे। क्लियर हो गई बातें यहाँ तक। आ जाओ, मुझे बताया जाए, ये इतना अगर मैं इसको ग्रुप मान लूं तो अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है बेटा इसके पास, 3 है। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है लल्ला इसके पास, अरे बोल जल्दी यार, 1 3 3 6 3 9 है। अरे ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है भाई। और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने होंगे बेटा इसके पास, बोल बच्चा 9।
मुझे बताया जाए, इस सी में अल्फा कार्बन कितने हैं? 2 हैं। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 6 हैं। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हैं? 6 हैं। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? हम सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसके पास है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद कौन स्टेबल होगा और उसके बाद कौन स्टेबल होगा? बोलो, इतनी बातें समझ में आती हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको नोट करो बेटा, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से नोट करो, बहुत जल्दी। बस तुम्हें किस पर फोकस करना है? अल्फा हाइड्रोजन पर। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। क्लियर हो गई बात यहां तक? वो चाहे फ्री रेडिकल हो, वो चाहे कार्बोकैटायन हो, वो चाहे एल्कीन हो। क्लियर हो गई बातें बेटा? चले बेटा आगे देखो। अब जो मैंने अभी तुमसे कहा था कि इसका एक स्ट्रक्चर मैं और बनाऊंगा, जरा उसमें देख लो। मिटा दे बेटा, आओ। हमारे पास एक कंपाउंड कुछ ऐसा दिया गया। जस्ट ये जो कंपाउंड लिए थे मैं उसी की बात करने चल रहा हूं। यहां पे लगाया बेटा CH3, यहां पे लगाया CH3, यहां पे लगाया H, यहां पे लगाया H। एक कंपाउंड लिया C डबल बॉन्ड C, यहां पे लगा लिया हमने CH3, यहां पे हमने लगा लिया बेटा CH3, यहां पे हमने लगा लिया H, यहां पे हमने लगा लिया H। बात समझ गए? ये कंपाउंड हमारा A है, ये कंपाउंड हमारा B है। सहमत हो सब लोग? मुझे बताया जाए बेटा, इसके पास अल्फा कार्बन पक्का, अल्फा हाइड्रोजन 6 है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 6 है। बेटा इसके पास अल्फा कार्बन 2 है, अल्फा हाइड्रोजन 6 है और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 6। अब इक्वल हो गए दोनों में। बात समझ में आया? लफड़ा हो गया। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा करें, जरा ध्यान दो। तो इसे देखो 1 2 3 4, इसे कह सकते हैं सिस टू ब्यूटीन, या कहा जा सकता है सिस ब्यूट टू इन। सहमत हो? इसे कहते हैं बेटा ट्रांस, याद आ रहा कुछ? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ट्रांस ब्यूट टू इन। सहमत हो सब लोग? और याद करो वहां मैंने बताया था कि ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होती है। बात समझ में आया? तो आप ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बराबर हो गया तो दोनों की स्टेबिलिटी भी बराबर हो जाएगी। बात समझ गए? ऐसा नहीं होगा। यानी बी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और ए की स्टेबिलिटी कम होगी। वजह क्या है कि ये कैसा है? सिस फॉर्म में, और बी कैसा है? ट्रांसफॉर्म में। बोलो बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? हमेशा याद रखे बेटा, सिस की स्टेबिलिटी कम होती है, ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जल्दी से नोट करो, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोनों सिस होगा तो कैसे दिया जाएगा पागल? स्ट्रक्चर तो अलग होना चाहिए ना, तो दोनों इक्वल रहेंगे। दोनों सिस हो तो दोनों ट्रांस हो, दोनों इक्वल रहेंगे। और दोनों सिस क्यों दिया जाएगा बताओ? उसका कोई रीजन है देने का? जल्दी से नोट करो।
यहाँ मन करे तो लिख सकते हो बेटा, बिकॉज ऑफ ट्रांस इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू सिस। यहाँ लिख लेना, बिकॉज ऑफ ट्रांस इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू सिस। जहां ऑर्डर तुमने बनाया है उसी के आगे लिख सकते हो, ट्रांस इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू सिस। वजह क्या है बेटा, यहाँ पे दोनों ग्रुप एक साइड हो जाएंगे तो ऊपर हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, तो यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा है, रिपल्सन बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखो दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ रिपल्सन संभव नहीं है। चलो बेटा आगे, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे सामने बेटा कुछ इस जैसा आया। इसका आंसर क्या होगा, देखो ये कार्बन अल्फा हुआ, ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन अल्फा। मुझे बताया जाए इस ए के पास कुल अल्फा कार्बन कितने हुए बेटा, अल्फा हाइड्रोजन 12, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बेटा बोलो 12। यहां पर ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, क्या ये अल्फा हाइड्रोजन माना जाएगा, नहीं। बताओ इसके पास अल्फा कार्बन कितने हुए, 3, अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए बेटा बोलो 9, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना हुआ 9। क्लियर हो गई बातें यहां तक। अब मुझे बताया जाए क्या ये अल्फा होगा, क्या ये अल्फा होगा, क्या ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर किए जाएंगे, नहीं। मुझे बताया जाए अल्फा कार्बन कितने हैं बेटा 2, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ 3 यहाँ और 2 यहाँ, सही है 5 अल्फा हाइड्रोजन, वेरी गुड भाई। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना होगा बेटा 5। जरा इसके पास आते हैं, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। क्लियर है बातें यहां तक। बताओ इसके पास अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है बेटा 4, अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, देखो 3 3 6 2 8 2 10, और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने होंगे बेटा 10। बोलो क्लियर हो गई बातें यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे बताया जाए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, ए हुआ। क्लियर है बातें यहां तक। उसके बाद बेटा डी हो जाएगा, वेरी गुड। उसके बाद बी आ जाएगा, 9 है। उसके बाद सी आ जाएगा। क्या आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या मैं ये मान लूं कि आप कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल और एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। इतनी बातों को बेटा पढ़ते रहना, उसके बाद हम लोग कल फिर मिलेंगे।